पूंजी संरचना का अर्थ एवं परिभाषा। कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना क्या होती है? दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात को ही पूंजी संरचना कहते हैं। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, वित्त मतलब पैसा, विभिन्न मतलब कई प्रकार के, स्रोत मतलब साधन को पारस्परिक अनुपात को ही पूंजी संरचना कहते हैं। कंपनी की पूंजी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे समतांश, पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र, अन्य ऋणों में विभाजित होती है। ये विभिन्न प्रतिभूतियों का आपसी अनुपात ही पूंजी संरचना कहलाता है। पूंजी संरचना को पूंजी संगठन, पूंजी स्वरूप इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। पूंजी संरचना का अर्थ होता है कि आपके व्यापार में लगाई जाने वाली जो पूंजी है, उस पूंजी के साधन क्या है, सोर्स क्या है और किस प्रकार से पैसा आपके उद्योग में, आपकी कंपनी में आया है। दो प्रकार से पैसा लगाया जाता है, एक पूंजी के माध्यम से, एक ऋण के माध्यम से। जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करती है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस यानी समतांश या पूर्वाधिकारी अंश, जब ऐसे अंशों को मार्केट में बेच करके पूंजी एकत्रित करती है तो वो कहलाती है शेयर कैपिटल, वो कहलाती है पूंजी। पर इसके अलावा ऋण पत्र जारी करती है, ऋणों के माध्यम से उधार लेकर के जब पैसा व्यापार में लगाती है तो वो ऋण पूंजी कहलाती है। तो इस प्रकार व्यापार में जो पैसा इकट्ठा होता है वह कहलाता है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। अनुकूलतम पूंजी संरचना के आवश्यक तत्व। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, किस प्रकार आपको कैपिटल कलेक्ट करना चाहिए? पहला, सरलता। कंपनी के प्रारंभ के समय उसकी पूंजी संरचना सरलतम होनी चाहिए। प्रारंभ में कम प्रकार की प्रतिभूति से धन संग्रह करना चाहिए। यदि प्रारंभ में अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों से धन संग्रह कर लिया जाए तो विनियोक्ता भ्रमित होते हैं और नए नए दस्तावेजों के प्रति संदेह पैदा होता है। यहां पर कहने का मतलब है कि हम पूंजी प्राप्त करते हैं तो शेयर वगैरह इश्यू करते हैं। तो जब हमारी नई कंपनी है तो कोई एक ही प्रकार की सिक्योरिटी मार्केट में इश्यू करना चाहिए। एक ही प्रकार की सिक्योरिटी जब मार्केट में होती है तो लोग आराम से उस प्रतिभूति को खरीदते हैं, फिर विनियोग करते हैं। व्यापार के प्रारंभ में हम अलग अलग प्रतिभूतियां, अलग अलग सोर्स इकट्ठा कर लेते हैं तो काम जटिल हो जाता है और लोगों को संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पहली जो संरचना होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। दूसरा, न्यूनतम लागत। पूंजी को प्राप्त करने, उसके व्यय करने की लागत न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रतिभूतियां इश्यू करते हैं, कोई लोन लेते हैं, पूंजी प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने में भी हमको खर्चा लगता है। तो यह प्रयास किया जाना चाहिए कि लागत कम से कम आए और लोचपूर्ण होना चाहिए। कंपनी का पूंजी ढांचा लोचपूर्ण होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक पूंजी जुटाने की व्यवस्था होना चाहिए और नहीं होने पर ऋण राशि लौटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आपने ज्यादा पैसा ले लिया, नहीं जरूरत है तो वापस लौटाया जा सके, और अगर आपको कम जरूरत हो रही है तो आप और इश्यू कर सकें और प्राप्त कर सकें। इस प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। वैधानिकता होनी चाहिए। कंपनी की पूंजी संरचना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रतिभूतियां वगैरह मार्केट में बेच करके कंपनी संस्थाएं पैसा एकत्रित करती है तो उसके लिए कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना पड़ती है। बिना कंपनी लॉ बोर्ड के आप कोई भी सिक्योरिटी नहीं बेच सकते, इसलिए उसमें लीगलिटी होना चाहिए। तरलता। कंपनी की संपत्तियों का मिश्रण इस प्रकार होना चाहिए कि संस्था के पास सदैव तरलता बनी रहे। संस्था को सदैव अपनी पूंजी का कुछ भाग तरलतम रूप में रखना चाहिए। तरलतम रूप मतलब जब चाहे तब उसको बेच करके कैश में कन्वर्ट किया जा सके। नियंत्रण। कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि कंपनी पर समता अंशधारियों का नियंत्रण बना रहे। परिवर्तनीय ऋण पत्र आवश्यक होने पर सोच समझकर ही जारी किए जाने चाहिए। कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए कि कितनी सिक्योरिटी इश्यू करना है, किसको कितने शेयर देने हैं,
इस पर पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए। और सुरक्षा, कंपनी की पूंजी संरचना निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निवेशकों की सुरक्षा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उन बात को आश्वस्त होना चाहिए, उन्हें विश्वास होना चाहिए कि उनके द्वारा लगाया गया पैसा सुरक्षित रहेगा। और वैसे भी विनियोजकों की पूंजी की सुरक्षा करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व, व्यापार में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, अत्यधिक या कम। इसके लिए दो तत्व होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य तत्व। तो आंतरिक तत्व जो व्यापार के अंदर की स्थिति को बताते हैं कि आपका व्यापार किस प्रकार है, जिसमें पहला है व्यवसाय की प्रकृति। पूंजी संरचना को व्यवसाय की प्रकृति के द्वारा प्रभावित किया जाता है। निर्माणकारी कार्यों में लगी हुई संस्थाओं को स्थायी पूंजी की अधिक एवं कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होती है। इसके विपरीत व्यापारिक कार्यों में लगी संस्थाओं को कार्यशील पूंजी एवं अधिक एवं स्थायी पूंजी की कम आवश्यकता होती है। अतः स्थायी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति ऋण के द्वारा की जा सकती है। तो व्यवसाय की प्रकृति का मतलब यह होता है कि किस प्रकार का बिजनेस कर रही है कंपनी, किस प्रकार का बिजनेस है। निर्माण का कार्य है, निर्मित वस्तुएं खरीद कर बेचना है, किस प्रकार का बिजनेस है। जैसी प्रकृति होगी, जैसा नेचर होगा, उस हिसाब से पूंजी लगेगी। अगर आप वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी, रॉ मटेरियल लगेंगे, मजदूर लगेंगे और आपको मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आंतरिक तत्व प्रभावित करेंगे। व्यवसाय की प्रकृति जैसी होगी उस हिसाब से पैसा लगेगा। आय की निश्चितता, पूंजी संरचना उपक्रम की आय से भी प्रभावित होती है। आय की निश्चितता होने पर ऋण पत्र जारी किए जाने चाहिए। इसके विपरीत आय की अनिश्चितता होने पर समता अंश निर्गमित करनी चाहिए। यह ऋण पत्र और निर्गमन में क्या अंतर होता है? ऋण पत्र जारी करने का मतलब होता है कि जनता से ऋण के रूप में पैसा लेना। अगर आप जनता से ऋण के रूप में पैसा ले रहे हो तो एक सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता है जिसका नाम है ऋण पत्र, डिबेंचर। और डिबेंचर अगर आपने जारी करके पैसे लिए हैं तो आपको हर 6 महीने में इंटरेस्ट देना पड़ेगा और एक फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा आप तभी कर सकते हो जबकि आपकी आय निश्चित हो, तो आप समय पर आप ब्याज चुका सकते हो। पर जब ऐसा लगता है कि आय निश्चित नहीं है, कभी लाभ कभी हानि हो सकती है, अगर अनिश्चितता है तो फिर शेयर इश्यू करना चाहिए। शेयर इश्यू करते हैं तो पूंजी के रूप में राशि एकत्रित होती है और अंशधारियों को लाभांश निश्चित रूप से नहीं देना पड़ता है क्योंकि वो कंपनी के मालिक होते हैं। अतः अगर अनिश्चित आय है तो अंश जारी करना चाहिए, निश्चित आय है तो ऋण पत्र। वित्त की अवधि, दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति समता अंशों के द्वारा, मध्यकालीन जो है पूर्वाधिकारी अंशों के द्वारा और अल्पकालीन पूर्ति ऋण के द्वारा होनी चाहिए। 3 प्रकार के ऋण हमारे हमने देखे भी थे, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। आपको बहुत लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तो शेयर इश्यू कर दीजिए। अगर आपको मध्य मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दीजिए और अगर आपको अल्प समय के लिए उधार चाहिए तो ऋण पत्र इश्यू कर दीजिए। तो डिबेंचर या ऋण कम समय के लिए होना चाहिए। व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा, व्यापार पर नियंत्रण की इच्छा पूंजी संरचना पर प्रभावित होती है। यदि कंपनी के प्रवर्तक कंपनी का नियंत्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रखना चाहते हैं तो समता अंशों का निर्गमन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति ऋण पत्र और पूर्वज अंशों से की जा सकती है जिन्हें प्रबंध एवं नियंत्रण का अधिकार नहीं होता है। अर्थात व्यापार का संचालन किन लोगों के हाथ में होगा? अगर कुछ लोगों के ही हाथ में है तो कंपनी को शेयर इश्यू करना चाहिए क्योंकि शेयर इश्यू करने वाला जो है कंपनी का मालिक होता है, तो प्रबंध में हिस्सा ले सकता है, प्रबंध में आवाज उठा सकता है। तो इस प्रकार नियंत्रण
की जो इच्छा होती है व्यापार पर, उससे भी पूंजी संरचना प्रभावित होती है। भावी योजनाएं, उपक्रम की पूंजी संरचना व्यवसाय की योजनाओं से भी प्रभावित होती है। प्रारंभ में तो समता अंश निर्गमित कर सकते हैं, भविष्य में पूंजी और ऋण पत्र से भी प्राप्त की जा सकती है। मतलब प्रारंभ में आप इक्विटी शेयर इश्यू कर दें। शेयर इश्यू करने का मतलब होता है जो व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदता है, समता अंश, वो मालिक कहलाता है। और मालिक जब शेयर खरीदता है तो कभी भी पैसे नहीं मांगता है, किसी प्रकार की पैसे वापस करने की बाध्यता नहीं होती है, इसलिए समता अंशों के द्वारा पूंजी एकत्रित की जाती है। पर अगर उनको निश्चित ब्याज देना है तो फिर ऋण के माध्यम से करना चाहिए। तो ये कंपनी की स्थिति पर निर्भर करता है।